हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी दिवाली एक अच्छे और खुशी से बीती होगी। ठीक है, तो चलिए, अपना त्यौहार तो बीत चुका है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं अपने एसएससी जीडी के फोकस की तरफ। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। और आज का एसएससी जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी का सेट नंबर 11 है। ठीक है, और आज भी हम अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। चलिए अपने प्रैक्टिस सेट 11 नंबर के पहले क्वेश्चन देखते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए हैं। और निम्न में से पहले तीर्थकर कौन थे? निम्न में से पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ने दिया ऋषभदेव, ऑप्शन में दिया अजितनाथ, ऑप्शन से दिया संभवनाथ और ऑप्शन ने दिया है नेमिनाथ। ठीक है, तो अगर पूछे पहले तीर्थकर कौन थे तो ये थे आपके ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव जो थे आपके पहले तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें से आपके ऋषभदेव आपके पहले तीर्थकर थे। ठीक है, इनका अगर पूछे प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह सांड या बैल था। क्या था? सांड या बैल। ठीक है, सांड या बैल इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, और ऋषभदेव की बात करें तो इन्होंने 2 शिक्षाएं दी थी। कितनी? 2 शिक्षाएं दी थी। 2 शिक्षाएं थी। कौन कौन सी शिक्षा थी? एक थी आपकी अहिंसा और एक था आपका अपरिग्रह। इन्होंने ये 2 आपके शिक्षाएं दी थी। ठीक है, और ऋषभदेव अगर पूछे उपनाम क्या था, इनका उपनाम क्या था? ऋषभदेव का उपनाम क्या था? तो यह इनका उपनाम था आपका केसरिया देव। क्या था? केसरिया देव या आदिनाथ के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ठीक है, और जो आपके केसरिया देव और आदिनाथ का उल्लेख पीछे कहाँ मिलता है? तो मिलता है आपके ऋग्वेद में। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, कहाँ पर? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋषभदेव की बात करें, इनके 2 पुत्र थे। कितने? 2 पुत्र थे। एक का नाम था आपका भरत, एक का नाम था क्या था? भरत, और एक का नाम था आपका महाबली या बाहुबली। ठीक है, एक का नाम क्या था? भरत, और एक का नाम है आपका महाबली। अब पूछे महाबली या बाहुबली की बात करें तो इनकी मूर्ति कहाँ पर बनाई गई है? बनाई गई कि श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में बनाई गई है। किसके द्वारा? तो चामुंडा राय के द्वारा इनकी मूर्ति कहाँ पर बनाई गई है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बनाई गई है। ठीक है, तो पहले तीर्थकर कौन हो गए? आपके ऋषभदेव हो गए, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। दूसरे तीर्थकर की बात करें तो आपके अजितनाथ हैं। इनकी अगर से हम बात करें क्या कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है आपका हाथी। है। और संभवनाथ के वजह तीसरे आपके तीर्थकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। और नेमिनाथ की बात करें तो आपके 22वें तीर्थकर हुए। कौन से नंबर के? 22वें तीर्थकर हुए। और इनके अगर सब प्रतीक की बात करें तो इनका प्रतीक था आपका शंख। क्या था? नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। पर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जीएसटी किस देश के संविधान से ली गई है? जीएसटी किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ने दिया आपका अमेरिका, ऑप्शन भी दिया कनाडा, ऑप्शन सी दिया जर्मनी और ऑप्शन डी दिया आपका फ्रांस। किसकी बात करा? जीएसटी की बात करा। अगर पूछे जीएसटी किस देश के संविधान से ली गई तो ली गई है आपके कनाडा से। कहाँ से? कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, और यहाँ से अगर पूछे कनाडा के संविधान से और क्या क्या ली गई है, यहाँ से लिया गया आपका संघीय व्यवस्था। पूछे संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? आपके कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट सूची लिया गया है। और राज्यपाल के पद जो है आपका कहाँ से लिया गया? अभी आपके कनाडा से ही लिया गया है। अगर हम अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ लिखा गया आपका मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार पूछे कहाँ से लिया गया? आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? लिया गया आपके उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? लिया गया आपके अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया? आपके अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? महाभियोग कहाँ से लिया गया? भी आपके अमेरिका से लिया गया है। एक है आपका वित्तीय
आपात पूछे कहाँ से लिया गया, अभी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। और यहीं से आपके प्रस्तावना भी लिया गया, यानी प्रस्तावना के विचार पूछे तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा पूछे तो कहाँ से? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया शाकुंभरी। शाकुंभरी देवी उत्सव निम्न में से किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? शाकुंभरी देवी उत्सव निम्न में से किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? ऑप्शन दिया त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया उत्तराखंड और ऑप्शन डी दिया होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी क्या दिया है? पश्चिम बंगाल। तो शाकुंभरी देवी उत्सव की बात कर रहा था, कहाँ का है? आपके उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर पूछे उत्सव उत्तर प्रदेश का और मेला या उत्सव की बात करें तो यहाँ पर कुंभ उत्सव यानी कुंभ मेला लगाया जाता है, कुंभ मेला, ठीक है। कुंभ मेला पूछे कहाँ कहाँ लगता है तो आपके 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ? एक तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, एक लगता है आपके हरिद्वार में, हरिद्वार में, और एक लगता है आपका उज्जैन में, उज्जैन में, और एक लगता है आपका नासिक में। कहाँ पर? नासिक में। ये 4 जगह आपके क्या लगते हैं? आपके कुंभ मेला आयोजित किए जाते हैं। यहीं पर होता है क्या होता है आपका कजली महोत्सव। कजली महोत्सव पूछे कहाँ पर होता है? ये होता है आपके उत्तर प्रदेश में होता है। आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव पूछे कहाँ पर होता है? भी आपके उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। श्रावणी मेला पूछे कहाँ लगता है? श्रावणी, श्रावणी, ठीक है। श्रावणी मेला, श्रावणी मेला कहाँ लगता है? भी आपको उत्तर प्रदेश में ही लगता है। एक है यहाँ का फेमस मेला आपका नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? भी आपके उत्तर प्रदेश में ही लगता है, ठीक है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो क्या हो जाए? कुंभ मेला जो कि आपके 4 जगह लगाया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला और नौचंदी मेला सब कहाँ के? आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव के रूप में से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिया उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी दिया महाराष्ट्र। तो किसकी बात कर रहा है? गोविंद पशु विहार की। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे कहाँ पर है तो आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम उत्तराखंड के और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ गया आपका जिम कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। एक है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, अरे सॉरी उत्तराखंड में है। एक है आपका राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। एक है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सब कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री, फूलों की घाटी और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान सब आपके कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए? 24वें, ठीक है। 24वें तीर्थकर कौन हुए? ऑप्शन दिया नमीनाथ, ऑप्शन बी दिया नेमिनाथ, ऑप्शन सी दिया पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी दिया महावीर स्वामी। तो 24वें तीर्थकर की बात कर रहा है, हुए थे आपके महावीर स्वामी, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। टोटल आपके 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें आपके 24वें की बात करें तो आपके महावीर स्वामी, 23वें की बात करें तो थे आपके पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ हैं। 22वें की बात करते हैं नेमिनाथ थे और 21वें कौन थे? आपके नमीनाथ थे। 21वें कौन थे? नमीनाथ थे। नमीनाथ का अगर पूछे प्रतीक चिन्ह क्या था तो इनका प्रतीक चिन्ह था आपका नील कमल, नील कमल। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था आपका शंख, क्या था? शंख, ठीक है। अगर पूछे पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था तो इनका प्रतीक चिन्ह था आपका सांप, यानी सर्प या सांप। महावीर स्वामी की बात करें तो सिंह या शेर, ये आपका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। महावीर स्वामी की अगर हम जन्म की बात करें तो इनके जन्म के बारे में मतलब कई भेद हैं, ठीक है। जैसे मुख्यतः 2 जन्म और 2 मृत्यु डेट बताई गई है।
जैसे पहला अगर बात करें तो 540 बीसी, 540 बीसी में जन्म और मृत्यु बताया था 468 बीसी में, ठीक है। और एक और डेट बताया गया इनका 599 बीसी और मृत्यु की बात करें 527 बीसी, ठीक है। ये इनके जन्म डेट में जो आपका मत भेद है, ठीक। और इनके अगर पिता की बात करें, इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता थे आपके सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे आपके सिद्धार्थ है, ठीक है। माता की बात करें, माता कौन थे, तो माता थी आपकी त्रिशला। माता कौन थी, त्रिशला। इनकी माता कौन थी, त्रिशला थी। इनकी पत्नी के नाम पूछे क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था, यशोदा, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। और अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उनको एक पुत्र था और महावीर स्वामी को क्या थी, एक पुत्री थी। तो यानी पुत्री के नाम पूछे क्या था, पुत्री के नाम पूछे क्या था, तो ये था अनुजा। क्या था, अनुजा, या इसे ही प्रियदर्शना भी कहा जाता था, प्रियदर्शना। अनुजा या प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। और इनका दामाद कौन हुआ, इनका दामाद हुआ आपका जमाली। कौन था, जमाली। और महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश अगर पूछे किसको दिया, तो अपने दामाद जमाली को ही अपना पहला उपदेश दिया था। किसे दिया था, अपने दामाद जमाली को ही अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन दिया ब्रिटेन, ऑप्शन बी दिया आयरलैंड, ऑप्शन सी दिया आपका जर्मनी और ऑप्शन डी दिया फ्रांस। तो किसकी बात कर रहा है, नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान अगर पूछे किस देश से लिया गया है, तो लिया गया आपके ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यहाँ से और क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली पूछे कहाँ से लिया गया है, ये भी आपके ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया है, ये भी आपके ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री पद कहाँ से लिया गया है, ये भी आपके ब्रिटेन से ही लिया गया है। और आयरलैंड की बात करें, यहाँ से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अगर तो क्वेश्चन बनता है आयरलैंड जो है आपके ये नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया है, तो इन्होंने लिया है आपके स्पेन से। आयरलैंड कहाँ से लिया था, ये लिया था आपका स्पेन से। और स्पेन ने इसे खुद बनाया था, स्पेन ने इसे खुद बनाया था, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक भारत कहाँ से लिया, आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ से लिया, आपके स्पेन से लिया है, ठीक है। और आयरलैंड से क्या लिया गया, यहाँ से लिया गया आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया, ये भी आपके आयरलैंड से ही लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका 16 जनवरी, ऑप्शन बी दिया 15 जनवरी, ऑप्शन सी दिया 23 जनवरी और ऑप्शन डी दिया आपका 12 जनवरी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। और 16 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्या है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को मनाया जाता है 16 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आपके 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 23 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन मनाया, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, आपको 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सिंधु और झेलम नदी के बीच मैदानी भाग को, सिंधु और झेलम नदी के बीच मैदानी भाग को डैश दोआब कहते हैं। ऑप्शन ए दिया सिंध सागर दोआब, ऑप्शन बी दिया चाज दोआब। क्या है, यहाँ पर दोआब हो गया, चाज दोआब। ऑप्शन सी दिया आपका रचना दोआब और ऑप्शन डी दिया आपका बारी दोआब। तो दोआब की अगर बात करें, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच जो ये भूमि होती है उन्हें दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के बची भूमि को दोआब कहते हैं, ठीक है। तो पूछा सिंधु और झेलम की नदी के, सिंधु और
झेलम नदी के बीच मैदानी भाग को मतलब कौन सा दोआब कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका सिंध सागर दोआब। कौन सा दोआब है? सिंध सागर दोआब। यानी सिंध सागर दोआब किस नदियों के बीच में है? तो आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, दिया आपका चाज दोआब। क्या दिया है? चाज दोआब। अगर पूछे चाज दोआब किन दो नदियों के बीच में है, तो आपके झेलम और चिनाब नदी के बीच में। झेलम और चिनाब नदी के बीच में आपका कौन सा दोआब है? ये आपका चाज दोआब है। और रचना दोआब की बात कर लें तो ये आपके चिनाब और कौन सी नदी, सॉरी कौन सी नदी है, किस कौन से दोआब है? रचना दोआब। तो रचना दोआब किसके बीच है? ये आपके चिनाब और रावी नदी के बीच में। किसके? रावी नदी के बीच में। चिनाब और रावी नदी के बीच में कौन सा है? रचना दोआब है। बारी दोआब की बात करें तो ये आपके रावी और ब्यास नदी के बीच में है। रावी और ब्यास नदी के बीच में है। ठीक, इसी प्रकार एक और दोआब है आपका विस्त दोआब। कौन सा दोआब है? विस्त दोआब। विस्त दोआब की बात करें किस दो नदियों के बीच में है? ये आपके ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। ब्यास और सतलज नदी के बीच में आपका विस्त दोआब है। सिंध सागर दोआब झेलम और चिनाब के बीच। रचना दोआब सिंध सागर दोआब है आप किसके? सिंधु और झेलम के बीच। सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, तो ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा कि सिंध सागर दोआब कहाँ पर है आपका? सिंधु और झेलम के बीच में है। चाज दोआब कहाँ पर है? झेलम और चिनाब के बीच में है। रचना दोआब कहाँ पर है? चिनाब और रावी नदी के बीच में है। और बारी दोआब रावी और ब्यास नदी के बीच में। विस्त दोआब की बात करते हैं ब्यास और सतलज नदी के बीच में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? ऑप्शन ने दिया आपका 32 वर्ष, ऑप्शन बी दिया 30 वर्ष, ऑप्शन सी दिया आपका 34 वर्ष और ऑप्शन डी दिया आपका 36 वर्ष। तो महावीर स्वामी की हम बात करें तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में अपने मतलब इन्होंने गृह त्याग किया। किससे अनुमति लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था? तो इनके एक भाई थे नंदीवर्धन। कौन थे? नंदीवर्धन। पूछा जाता है महावीर स्वामी ने मतलब किससे अनुमति लेकर गृह से मतलब घर त्याग कर चले गए थे? तो अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर या हाँ मतलब आज्ञा ले से अनुमति लेकर मतलब चले गए थे। ठीक है, कब? 30 वर्ष की उम्र में चले गए थे। ठीक है, और इन्होंने अपना पहला 6 साल पहले मतलब यहाँ से जाने के बाद पहले 6 साल की बात करें तो इन्होंने किसके साथ बिताया था? इनके मित्र थे। कौन थे? मखली घोषाल। कौन थे? मखली घोषाल। मखली घोषाल इनके एक मित्र थे। मखली घोषाल। मखली घोषाल इनके एक मित्र थे जिनके साथ इन्होंने अपने पहले के 6 वर्ष को बिताया था। पहले के 6 वर्ष को बिताया था। किसके साथ? मखली घोषाल के साथ। जो कौन थे? ये थे आपके आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। आजीवन संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? ये थे आपके मखली घोषाल थे, प्रतिपादक। ठीक है, प्रतिपादक थे। ठीक, तो क्या हो गया आंसर हमारा? क्या हो गया आंसर? बी हमारा, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर या अनुमति लेकर गृह त्याग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? ऑप्शन दिया आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दिया जापान, ऑप्शन सी दिया रूस और ऑप्शन डी दिया दक्षिण अफ्रीका। तो समवर्ती सूची की बात कर रहा था, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो यहाँ से लिया गया केंद्र राज्य संबंध लिया गया है। क्या लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? ये भी आपके कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा पूछे कहाँ से लिया गया है? ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया है? सिर्फ प्रस्तावना पूछ ले कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना के विचार अगर पूछे, प्रस्तावना पूछे या प्रस्तावना के विचार पूछे तो दोनों कहाँ से हो जाएंगे? अमेरिका से हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा पूछ ले तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर हम अफ्रीका की बात करें यानी दक्षिण अफ्रीका की बात करें, यहाँ से क्या लिया गया था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है?
दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपके दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। ठीक है। अगर हम रूस की बात कर ले, रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? यहाँ से लिया गया आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। पंचवर्षीय योजना लिया गया है। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? ये भी आपके रूस के संविधान से लिया गया है। और पूछे अगर से और क्या लिया गया है, यहाँ से लिया है आपको प्रस्तावना में जो आपके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया? आपके रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि फ्लाइंग फिश के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? फ्लाइंग फिश के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन दिया मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी दिया माइकल फेल्प्स, ऑप्शन सी दिया आपका मिल्खा सिंह और ऑप्शन डी दिया पीटी उषा। ऑप्शन डी क्या दिया? पीटी उषा दिया है। तो अगर पूछे मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? इनका उपनाम है आपका हॉकी का जादूगर। किसके कहा जाता है? आपको मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? जाना जाता है आपको माइकल फेल्प्स को किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन सी की बात करें क्या दिया है? मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? नहीं जाना जाता, फ्लाइंग सिख के नाम से। क्या नाम है? फ्लाइंग फिश का है तो माइकल फेल्प्स, और फ्लाइंग सिख कहे तो आपका मिल्खा सिंह। ठीक है। पीटी उषा की बात करें, इसकी पीटी उषा की बात करें तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? नहीं, इनका उपनाम क्या है? इन्हें का उपनाम है आपका उड़न परी या गोल्डन गर्ल। ठीक है। ये किसका नाम है? आपका पीटी उषा का उपनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया प्रायद्वीपीय भारत को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? प्रायद्वीपीय पठार को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन दिया नर्मदा नदी, ऑप्शन पे दिया गंगा नदी, ऑप्शन से दिया ब्रह्मपुत्रा नदी और ऑप्शन डी दिया सिंधु नदी। तो कौन सी नदी है? आपकी नर्मदा नदी है जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक आपका मध्य उच्च भूमि, क्या है? मध्य उच्च भूमि, और एक क्या है? एक है आपका दक्कन का पठार। ये दो भागों में बांट देती है। कौन सी नदी बांटती है? आपकी नर्मदा नदी बांटती है दक्कन का पठार। ये पहला पार्ट था। ये दूसरा दो भागों में आपको नर्मदा नदी जो आपके प्रायद्वीपीय पठार को बांट देती है। और जो आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक इकाई है। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक इकाई कौन है? आपका प्रायद्वीपीय पठार ही है। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक इकाई। ठीक है। भौगोलिक इकाई कौन है आपका? ये आपका प्रायद्वीपीय पठार। अगर पूछे कितने क्षेत्रफल में फैला है तो लगभग है आपका 16 वर्ग किमी। ठीक है। 16 लाख वर्ग किमी। ठीक है। 16 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है। ठीक है। और अगर पूछे प्रायद्वीपीय पठार जो आपका किसका भाग है? तो आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 78 ईस्वी पर आधारित है। इसके अनुसार साल का प्रथम माह चैत्र होता है। ठीक है। और इसको अपनाया गया, मतलब शक संवत को जो आपका भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, इसे कब अपनाया गया था? ऑप्शन दिया 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी दिया 22 मार्च 1957, ऑप्शन सी दिया 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 78 ईस्वी पर आधारित है। अगर पूछे इसे कब अपनाया गया तो इसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया दिल्ली, ऑप्शन बी दिया मुंबई, ऑप्शन सी दिया पुणे और ऑप्शन डी दिया आपका सूरत। तो भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ स्थित है? आपको दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार बात करें आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? भारतीय
पुरातत्व पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? ये आपके नई दिल्ली में स्थित, कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसी पर क्या बात करें, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं किसकी, कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो भी आपके दिल्ली में स्थित है, ठीक है। सेंट्रल रोड रिसर्च सेंटर क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? सेंटर कहाँ स्थित है? अभी आपके नई दिल्ली में ही स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में ही स्थित है, ठीक है। और अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अभी आपके नई दिल्ली में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार को किस भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। कौन सी नदी बांटती है? नर्मदा नदी बांटती है। कौन कौन से पठार थे? एक था मध्य उच्च भूमि और दूसरा क्या था? दक्कन का पठार था। तो इसमें पूछा प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन दिया रायसीना पहाड़ी, ऑप्शन बी दिया गिर पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी दिया राजमहल पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी दिया काडिमा पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, ठीक है। काडिमा पहाड़ी या इसको क्या कहते हैं? इलायची पहाड़ी कहते हैं। ये चारों पहाड़ियाँ जो है आपके प्रायद्वीपीय पठार से ही संबंधित हैं। किससे? प्रायद्वीपीय पठार से ही संबंधित है। अगर हम रायसीना पहाड़ी की बात करें, कहाँ पर है? आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे उत्तरी पहाड़ी है, सबसे उत्तरी पहाड़ी है। गिर पहाड़ी की बात करें आपके कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है और ये सबसे पश्चिमी पहाड़ी है, सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। राजमहल पहाड़ी की बात करें कहाँ पर है? आपके झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है और ये सबसे पूर्वी पहाड़ी है, सबसे पूर्वी पहाड़ी है। काडिमा पहाड़ी की बात करें कहाँ पर है? आपके केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है और ये सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। और काडिमम पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा था प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? तो आपके काडिमम पहाड़ी है। कौन सी है? काडिमम पहाड़ी, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिया 1907, ऑप्शन बी दिया 1913, ऑप्शन सी दिया है 1927 और ऑप्शन दिया आपका 1900, यहाँ पर हो जाएगा कब 32, ठीक है, कट गया है यहाँ पर 1932, ठीक से 1932 बना लीजिए। तो पूछा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में हुई थी। कब? 1907 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ठीक है। ऑप्शन दिया अनुच्छेद 341, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 343 और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 346। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 343, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एफिल टावर निम्न से किस देश में स्थित है? तो एफिल टावर की बात करें तो आपके पेरिस में स्थित। कहाँ पर? पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSTF वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन दिया 1999, ऑप्शन बी दिया 1998, ऑप्शन सी दिया 1997 और ऑप्शन डी दिया 1996। तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की अगर पूछे स्थापना किस वर्ष की गई, तो की गई थी आपको 1998। कब? 1998 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिया एनीमिया, ऑप्शन बी दिया मलेरिया, ऑप्शन सी दिया हैजा और ऑप्शन डी दिया आपका रेबीज। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है? तो होता है आपका एनीमिया। कौन सा रोग है? आपका एनीमिया रोग है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। और एनीमिया का होता है यहाँ पर रक्त की मात्रा जो आपके घट जाती है, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपके अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।
मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।